जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है आउटपुट डिवाइसेज कि हमारे आउटपुट डिवाइसेज क्या है और ये आउटपुट डिवाइसेज हमारे किस तरह से काम आते हैं। इन दो चीजों के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज आउटपुट। हमारा आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद का जो रिजल्ट है ना, वही रिजल्ट हमारा कहलाता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट एक रिजल्ट है जो प्रोसेसिंग के बाद हमको दिखाई देता है। तो सिंपल टर्म से बोला जाए तो आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद का जो रिजल्ट है वही हमारा क्या है? आउटपुट। हम बोल सकते हैं आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद का जो रिजल्ट है वही हमारा क्या है? आउटपुट है। इट इज द थर्ड ऑपरेशन। ये हमारे कंप्यूटर का तीसरा ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? इनपुट देना, हम सिस्टम को इनपुट देते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या होता है? प्रोसेसिंग, वो इनपुट को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा तीसरा ऑपरेशन है वो है हमारा रिजल्ट या आउटपुट। द कंप्यूटर शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन वे पीपुल कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारा जो रिजल्ट होता है वो इस तरीके से दिखाता है जिसको हम समझ सके, जिसको हम समझ सके। डेटा इज प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर डेटा को हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करवा देते हैं। बस नया डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डेटा इनपुट करते हैं, वो डेटा जाता है हमारे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में जाने के बाद उसका प्रोसेस होकर वो आउटपुट बनता है, और उसी आउटपुट को हम मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देखते हैं, और भी जगहों पे हम क्या करते हैं? उसको देखते हैं। तो सिस्टम से क्या रिजल्ट बना है उसे देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेज हैं, बहुत सारी डिवाइसेज आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। आपको मेन आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो आउटपुट डिवाइस है। वो लॉजिक आपको समझना है। तो अगर हमारा डेटा, अगर हमारा डेटा डिवाइस से सिस्टम की तरफ आ रहा है तो हमारा क्या है? वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। अगर हमारा डेटा डिवाइस से सिस्टम की तरफ आ रहा है, यानी अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि देखो, जैसे मान लो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम बोलते हैं सीपीयू। इस सीपीयू से जुड़ा है हमारा एक कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो जो चीज आप टाइप कर रहे हो कहां पे जा रहा है? सिस्टम। तो अगर ये डिवाइस का डेटा हमारे सिस्टम में आ रहा है, हमारे सीपीयू में आ रहा है, तो यह डिवाइस हमारी क्या कहलाएगी? इनपुट। ठीक। अब जो आपने टाइप किया वो आपका जुड़ा है किससे? मॉनिटर की स्क्रीन से। तो जो आपने टाइप किया कीबोर्ड के माध्यम से, पहले गया सीपीयू में, सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको भेज दिया कहां पर? हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? उसका आउटपुट। तो ये जो आउटपुट हमको यहाँ सिस्टम से निकल के डिवाइस पे आ रहा है, ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। सिस्टम में आपने कोई गाना प्ले कर दिया, उसको सुनने के लिए आपने क्या लगा दिया? स्पीकर। तो यह स्पीकर हमारा क्या है? यह स्पीकर हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस। हमने प्रिंट आउट निकाल दिया और उसके लिए हमने लगा दिया प्रिंटर। हमें प्रिंट आउट निकालना तो हमने क्या लगा दिया? प्रिंटर। तो यह प्रिंटर हमारा क्या है? एक प्रकार का आउट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के डेटा को, सिस्टम के आउटपुट को हमको डिस्प्ले करना है हार्ड कॉपी पे। बस नया। तो आउटपुट डिवाइस हमारे ऐसे डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस हमारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है सिस्टम के डेटा को दिखाना। वो मॉनिटर की स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, बड़े से प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, प्रिंटर पे दिखा सकते हैं, स्पीकर्स के रूप में हो सकते हैं, हेडफोन के रूप में हो सकते हैं। ये सब हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो वही चीज, सब आउटपुट डिवाइस, कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस आपके सामने है। जैसे सबसे पहला आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर। दूसरा आउटपुट डिवाइस आपका हेडफोन। तीसरा आपका स्क्रीन या मॉनिटर। चौथा आपका प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर्स। ये मेन हमारे आउटपुट डिवाइस है। हमें साउंड सुनना है, स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। हमें कंप्यूटर के डेटा को प्रिंट पेपर पे छापना है तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के साउंड को सुनना है तो हम हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब डिवाइस आप पहले से परिचित हैं।
ईयरफोन वगैरह आप लोग चलाते ही, ये क्या करेगा, जिस डिवाइस से कनेक्ट होगा उसकी साउंड को आपको सुनाएगा। ये हमारा प्रिंटर है, ये जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होगा उसके उस पर जो है प्रिंट करके उसके डेटा को पेपर पे प्रिंट करके निकालने की सुविधा देता है। ठीक, ये माइक्रोफोन है, तो ये प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से डेटा क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक, वेबकैम भी हमारा एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से हम डेटा सिस्टम में भेजते हैं। स्पीकर आप जान ही रहे हैं। ठीक, प्रिंटर के बारे में आपको पता ही है। इस तरह ऐसी डिवाइसेस जिनके माध्यम से सिस्टम का डेटा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो मेन लॉजिक आपको यही समझना है। अब नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का डिवाइस जो है वो है प्रोजेक्टर। अब देखो, प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर आप लोग देखे ही ना, आप लोगों ने देखा ही। ये करता क्या है, ये कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको एक बड़े पर्दे पर दिखाता है। उसको क्या करता है, एक बड़े पर्दे पर दिखाता है। इसका आउटपुट, इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर जगहों पे, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, उस क्राउड को पढ़ाने के लिए। क्योंकि क्राउड को अगर मान लो कोई दूर व्यक्ति खड़ा है, उसको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, तो मॉनिटर साइज का साइज छोटा है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर का बड़ा पर्दा है, उस पर्दे पर उसको सब चीज क्लियर दिखा है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया था, एजुकेशन में, जहाँ बहुत बड़ी क्लास है, 100-150 बच्चे बैठे हैं और उनको दिखाना है स्क्रीन पर कुछ, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का पहला काम क्या, कि प्रोजेक्टर सिस्टम के डेटा को हमारे बड़े पर्दे पर दिखाता है, जिससे ढेर सारे ऑडियंस इसको देख सके। दूसरा जहां काम इस्तेमाल होता है, सेमिनार वगैरह, कहीं सेमिनार हो रहा है, वहां बहुत सारी क्राउड है, आपने कुछ बना रखा है प्रेजेंटेशन वगैरह लोगों को दिखाने के लिए, तो उसको भी आप प्रोजेक्टर की मदद से क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। कुछ जगह हो गया, कोई कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग है जहाँ पे ढेर सारे एम्प्लॉई हैं, किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर प्रोजेक्टर हमारा काम आता है। तो ये करता क्या है, जो स्क्रीन पर हमारा आउटपुट था उस स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाता है, जिससे एक साथ बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट होकर देख सकें। समझ रहा है ना? प्रोजेक्टर देखने में कुछ इसी तरीके का डिवाइस होता है। ये हमारा प्रोजेक्टर का इस तरह से डिवाइस होता है, और इस तरीके के व्हाइट बोर्ड या किसी भी सफेद पर्दे पर उसको क्लियरली जो है हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, तो वो जितना भी सिस्टम का डेटा है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। देखो दे रखा है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को बड़ी सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो या इमेजेस को लोगों की बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां पर मॉनिटर हमारा छोटा पड़ जाए या टेलीविजन की स्क्रीन हमें लगे कि छोटी, सब लोग उसमें देख नहीं पाएंगे, वहां पर प्रोजेक्टर हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा काम। इसका इस्तेमाल पहले शादी विवाह में भी इस्तेमाल किया जाता ना, बारात को दिखाने के लिए, कोई फिल्म दिखाने के लिए या एंटरटेनमेंट का कोई भी चीज दिखाने के लिए वहां इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ गया। अब जब से ये सब टच पैनल आ गए, तब से थोड़ा एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कम हो गया। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में, ऑडिटोरियम में भी किया जाता है। इसकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इससे छोटी इमेज को बड़े रूप में दिखाने में सफल होते हैं, क्योंकि इमेज लाइट से बनती है, इसलिए इमेज क्या होते हैं, पारदर्शी। ठीक, बिजनेस की मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं बिजनेस की कोई मीटिंग हो रही है, स्कूल की कक्षा में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्टर से जोड़ दिया जाता है। इस कंप्यूटर का आउटपुट हमारे बड़े प्रोजेक्टर पे दिखाई देता है। एक टीवी या कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर मूवी को प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग बैठ मूवी देखना चाहते हैं, प्रोजेक्टर उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक, एक सम्मेलन केंद्र में एक प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दिखाने के लिए, आपको कोई प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है, कोई सम्मेलन हो रहा है, वहां पर भी आप इसको दिखा लेते हैं। अलग अपीयरेंस के लिए दीवार, घर या किसी अन्य वस्तु को ट्रांसफॉर्म करना, तो ये सब जो है रीजन है प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करने। समझ आया ना? प्रोजेक्टर के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला उपकरण है, ये है मॉनिटर। मॉनिटर कई तरह के आते हैं। पहले के मॉनिटर आते थे सीआरटी, बहुत ज्यादा वजन के होते थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, वह भी एक प्रकार के मॉनिटर होते थे, लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज कहीं भी आपका इस तरह के मॉनिटर नहीं देखेंगे। आज के 4 साल 5 साल पहले तक वो यूज होते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसे मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, एक तो पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे,
और दूसरा उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती ना, बरसात के दिनों में नमी आ जाता था तो वो साफ नहीं आता, ऐसे करके उसमें बहुत सारी चीजें। तो धीरे धीरे इस वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद आया टीएफटी। टीएफटी पूरा था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, फिर धीरे 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 टीएफटी को भी रिप्लेस किया गया, फिर आ गया एलईडी। ठीक है, तो आजकल कितने मॉनिटर आ रहे हैं, सब एलईडी बेस्ड मॉनिटर आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखो कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अगर इसको समझा जाए तो क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो कराता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में जोड़ता है। मॉनिटर क्या करता है, उसके सीपीयू को और यूजर को आपस में जोड़ने का काम, क्योंकि सीपीयू के भीतर हो क्या रहा है ये मॉनिटर हमें दिखाता है। यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो अडाप्टर से वीजीए केबल के द्वारा जुड़ा हुआ है। सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है उसमें वीजीए पोर्ट होता है, आगे हार्डवेयर की क्लास में लोग देखेंगे। उसी से मॉनिटर क्या होता है, कनेक्टेड। जब असेंबली वगैरह आपको सिस्टम को बताया जाएगा तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सबसे पहले के मॉनिटर, ये मॉनिटर हमारे इलेक्ट्रॉनिक वो होते थे सीआरटी। ये इनकी साइज कितनी बड़ी होती थी पहले के समय, स्कूल में या गवर्नमेंट के ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस वगैरह में इस तरह के मॉनिटर इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ज्यादा वजनी होते थे, स्पेस ज्यादा लेते थे, भारी भी होते थे, पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते थे, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता था। तो ये हमारा क्या होता था, सीआरटी मॉनिटर। देखो इसका मेन पार्ट सीआरटी होता था, कैथोड रे ट्यूब, जिसके नाम पर इसको रखा था सीआरटी मॉनिटर, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता था। ये वही पिक्चर ट्यूब जो पहले के समय टीवी में भी लगे होते, पिक्चर ट्यूब, कांच की तरह एक ट्यूब होती है। ठीक है, सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और सीआरटी कैथोड रे को उत्सर्जित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास भी आती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस कोटिंग की जाती है, जिससे जैसे इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है पिक्सल चमकने लगती है स्क्रीन पर। इमेज लेआउट में फास्फोरस की बड़ी स्क्रीन है, उस पे जो है इलेक्ट्रॉनिक बीम के माध्यम से जो है कर देते हैं। जैसे ही ये जो है प्रकाश की जो किरण है इस पे टकराती थी, चमकने लगती थी और ये भी दिखती थी। कुछ ऐसी टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया जाता था। पिक्चर ट्यूब इसके मेन कंपोनेंट होता था, सीआरटी ट्यूब जिनको बोला जाता था, इससे इलेक्ट्रॉनिक बीम को हम पास कराते थे। तो ये कुछ इस तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल होती। लेकिन आज के समय में धीरे 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 क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब उसके बाद हम लोग का आया एलईडी मॉनिटर, एलईडी एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी पतले से फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं। ये पतले फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं, इनके नाम से इनके काम का पता चलता है। इसमें ग्राफिक्स के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो कराते हैं। वहां इलेक्ट्रॉनिक बीम को फ्लो कराते थे, इसमें क्या करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं, जो एक फ्लैट तरह पे तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है और यह कम जगह लेता है, कम ऊर्जा लेता तथा पारंपरिक सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा ठीक होता है। लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। तो दूसरा जो हमारा आ गया वो क्या था, हमारा एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी के बाद टीएफटी आ गए। कुछ इस तरीके के मॉनिटर होते थे जिनको टीएफटी मॉनिटर कहा जाता था। टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली पतली लेयर होती है। सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित की गई, जिससे केमिकल व गैसों की एक प्लेट में रखकर उसका उपयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है, फ्लैट पैनल वजन में हल्की और बिजली की खपत भी कम है। जो टीएफटी होते हैं वो कुछ देखने में इस तरीके से होंगे, ये वजन में थोड़े से हल्के होते हैं और बिजली की खपत भी कम करते हैं। उसके बाद इस समय जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो हमारे एलईडी। तो देखो एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास कराता है और डिस्प्ले कराता है। एलईडी को आईआरईडी इंफ्रारेड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरी या नीली होती है। एलईडी में दो सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, पहला पी टाइप दूसरा एन टाइप। इनका वजन एलसीडी से भी ज्यादा हल्का होता है, साथ ही ज्यादा पतली। आजकल बहुत पतले एलईडी मॉनिटर आ रहे हैं और आजकल के जो टीवी वाला देखिए, जो एलईडी बेस्ड टीवी है वो तो कर्व में आ रहा है, ऐसे मुड़े होते हैं, देखा है ना। तो अभी प्रकार के क्या है एलईडी मॉनिटर।
तो धीरे धीरे समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हुई और धीरे धीरे जो मॉनिटर हमारे आने लगे, पहले सीआरटी आते थे, सीएफटी आए, एलसीडी आए, उसके बाद इस समय जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारे कौन है, एलईडी। सबका काम सेम है, सबका वर्क वही है, सिस्टम में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको यूजर को दिखा सके, यूजर को सीपीयू से कनेक्ट कर सके, यही सबका उद्देश्य है। ठीक है, देखो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब एक ऐसा डेटा जो डिजिटल फॉर्मेट में है, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम आसानी से कहीं शेयर कर सकते हैं। यानी आपकी पीडीएफ की फाइल क्या है, सॉफ्ट कॉपी। आपके अगर मोबाइल में कोई इमेज है तो क्या है, सॉफ्ट कॉपी ना। आपके पास कोई वर्ड की बनी फाइल है, आपने कुछ भी कंप्यूटर बना रखा, फोटोग्राफ बना रखा, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी एक ऐसी कॉपी है जिसको सिस्टम में हम स्टोर कर सकते हैं और जिसको हम सिस्टम से कहीं पे शेयर भी कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, सॉफ्ट कॉपी। इस तरह से कोई बनी हुई फोटो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ की फाइलों की आपकी सॉफ्ट कॉपी है, कोई वीडियो तो भी सॉफ्ट कॉपी है, ये सारे डेटा हमारे क्या, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो इन्हें हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करता है, इस तरह से पेपर पर उसको क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है। तो जब तक वो सिस्टम में था वो डेटा, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी, और जैसे प्रिंट होकर प्रिंट आउट से निकला तो क्या हो गया, हार्ड। बस में तो जहां सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करना हो तो वहां पर प्रिंटर हमारे सामने एक अच्छा विकल्प है। प्रिंटर के माध्यम से कोई भी हम डेटा बनाकर और सिस्टम से प्रिंट आउट निकालें। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कराती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से निकलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट किया। पहले के सिस्टम मेमोरी नहीं होती, तो सिस्टम से जो डेटा निकला वो सीधे प्रिंटर से प्रिंट आउट होके निकल जाता। लेकिन बाद में ये देखा गया कि सिस्टम से प्रिंटर की तरफ जो डेटा जा रहा है वो तेजी से जा रहा है और प्रिंटर उतना तेजी से प्रिंट नहीं कर पा रहा है, वहां डेटा लॉस होने का चांस हुआ। फिर बाद में क्या किया गया, अब के जो प्रिंटर्स आते हैं सब एक मेमोरी होती है। तो अगर मान लो प्रिंटर से आपने कोई बड़ी फाइल प्रिंट कर दिया, लगभग 100-200 पेजेस की फाइल को आपने प्रिंट पे लगा दिया, तो सबसे पहले कहां पे जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में, वहां सेव हो जाता है, जहां से सिस्टम धीरे धीरे क्या करता है, प्रिंटर उसको धीरे 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 करके प्रिंट करता है। बस में तो ये है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर के देखो इतने टाइप है, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट में भी दो प्रिंटर हैं, कैरेक्टर और लाइन, और नॉन इंपैक्ट में भी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इतने सारे प्रिंटर्स आज के समय में मार्केट में मिलते हैं। तो सबसे पहले समझना है इंपैक्ट क्या होता है, बताएगा कोई, इंपैक्ट का मतलब। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, बताओ। इंपैक्ट इंपैक्ट वर्ड का मतलब, हाँ देखो, जहां पर दो चीजें आपस में टकरा रही वहां पे इंपैक्ट। जैसे ध्यान समझो, कोई भी दो चीजें हैं, अगर ये दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ये पोजीशन क्या है, इंपैक्ट। तो यहाँ पे इंपैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पेपर, ठीक, पेपर और पेपर को प्रिंट करने वाला हेड, ये दोनों आपस में टकराते हैं, उससे हमारा इमेज बनता है, वो हमारे इंपैक्ट प्रिंट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इंपैक्ट प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन। दोनों में अंतर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है, एक अक्षर हमने उसको कमांड दे दिया कुछ भी प्रिंट करने का, पहले ए प्रिंट करेगा, फिर पी करेगा, फिर पी करेगा, फिर एल करेगा, ई करेगा, ऐसा काम हमारा करता है कौन, इंपैक्ट। और लाइन प्रिंटर क्या है, एक लाइनों को प्रिंट करेगा, पूरी की पूरी लाइन से प्रिंट कर दिया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। आप बताओ दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा होगी, लाइन, क्योंकि लाइन प्रिंटर क्या करेगा, जल्दी जल्दी प्रिंट कर देगा, पूरी पूरी लाइन उसको प्रिंट करना है, जबकि इंपैक्ट प्रिंटर एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है, अक्षर को प्रिंट करेगा। इसमें दो प्रिंटर आए गए, एक आ गया हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर आप लोगों ने देखा है,
हाँ, रेलवे के टिकट काउंटर पे आप जाइए, वहां पे प्रिंटर से तक खूब जोर से आवाज करता है। हाँ, वो एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बस ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखिए ऐसे प्रिंटर्स आप आजकल आपको मिलेंगे। इनकी इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इनका कॉस्ट कम आता है। पेपर का कॉस्ट, इंक का कॉस्ट कम आता है, इसलिए जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे छापना बहुत ज्यादा है, जहाँ पे प्रिंटिंग का काम हमें बहुत ज्यादा करना है और बहुत क्लियरिटी की हमें जरूरत नहीं, यानी उस छपाई के अक्षर को बहुत ध्यान से पढ़ना नहीं। भाई टिकट छप गया, उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे बड़ौना सब लिखा तो भी बहुत क्लियर नहीं लिखा जी सर ना, लेकिन आपका काम चल गया। लेकिन क्या अगर उस प्रिंटर से छाप आपको नोट्स दे दिया जाए तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि नोट्स पढ़ने के लिए रोज आपको पढ़ना है, क्लैरिटी आपको चाहिए। ऐसी जगहों पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल किया। कुछ समय पहले तक डेजी व्हील प्रिंटर भी इस्तेमाल किए जाते थे, जहां पे अभी आगे हम दिखाएंगे उसकी फोटो, जहां पे सारे अक्षर इस तरीके से लिखे होते हैं, ए बी सी डी ना, सी डी ई एफ ऐसे करके बने होते हैं, और जिस अक्षर को दबाया जाता तो वही अक्षर जाके प्रिंट हो जाता था। ऐसे प्रिंटर भी आगे थे, डेजी प्रिंटर। बाद में लाइन प्रिंटर इस्तेमाल बनाया गया तेजी से छापने के लिए। इसमें सबसे पहला प्रिंटर आया आपका ड्रम प्रिंटर, जिसमें एक ड्रम होते थे, ड्रम पर इमेज ट्रांसफर किया जाता था, वो ड्रम पेपर से टकराता था, पेपर पे इम्प्रेस बना देता था। कुछ ऐसी टेक्निक होती है, मतलब की टेक्निक से हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं, हम सिर्फ जानते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर पहले इस्तेमाल होते थे। ड्रम प्रिंटर, ड्रम के साथ ही साथ हमारा एक चेन प्रिंटर आया, जिसमें सारे कैरेक्टर को एक चेन में रख दिया जाता, एक ऐसी पूरी चेन बना दी जाती है। एक ऐसी पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी चेन, यहाँ पे सारे अक्षर लिखे होते थे, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये चेन जैसे जैसे पेपर पे टच होता था, उसका इंप्रेशन उस पर आता। सब अभी धीरे धीरे चेंज हुआ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आ गए, जैसे लेजर प्रिंटर, जैसे इंकजेट प्रिंटर हमारे, और थर्मल। इनके एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। लेजर प्रिंटर में एक ऐसे प्रिंटर है जो लेजर की टेक्निक से काम करते हैं। यहाँ पेपर हमारा कहीं पर भी प्रिंट हेड से टकराता नहीं, एक प्रकाश की किरणों के माध्यम से एक हम जो है क्या करते हैं, इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और वो इमेज हमारा पेपर पे है। इंकजेट प्रिंटर में हम लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल देखिए जन सेवा केंद्र और देखिए छोटे छोटे प्रिंटर रखे होते हैं, जिनमें प्रिंट स्कैन फोटोकॉपी सब व्यवस्था होती है, आगे टैंक भी लगा होता है, वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। और थर्मल प्रिंटर आपको वहां पर इस्तेमाल होते हैं जहां पर हमें आउटपुट को बहुत लंबे समय तक ना स्टोर करके रखना। जैसे थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल आपको बता रहे हैं, शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं बिल कराने के लिए, तो छोटी स्लिप निकलती है, वो थर्मल प्रिंटर से रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वो होती है डिमेरिट ये है कि इसमें अगर कुछ भी हमने प्रिंट आउट किया तो लंबे समय तक नहीं रहता। आप बस का टिकट लीजिए, उसको 1 महीने रखिए, उसका टिकट का सब उड़ जाएगा, खाली प्लेन कागज आपके पास बचे। तो किससे प्रिंट हुआ, थर्मल प्रिंटर से। किसी शॉपिंग मॉल का बिल रखिए, तो दिनों गायब, सामान आपके पास रह गया, बिल उड़ गया ना। ऐसे बहुत जगहों पर इस्तेमाल। तो थर्मल प्रिंटर में क्या है, थर्मल प्रिंटर में कोई हेड वगैरह नहीं होता है, उसके पेपर की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि उस पर कोई भी इंप्रेशन बहुत लंबे समय तक टिकता। वैसे थर्मल प्रिंटर भी आप देखेंगे बहुत जगहों पे लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको आगे और डिटेल में बताई जाएंगी। आज थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल का पार्ट देखें, ये थ्योरी का पार्ट था। आउटपुट डिवाइस हमने देखा मॉनिटर, ठीक, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इन सब के बारे में देखा। बाकी जो आउटपुट बचा है उसको आगे दिन हम लोग क्लास में बताएंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दें, जिससे लैब में जाने के बाद आपको कोई वर्क मिल जाए कर जाए। टाइपिंग मास्टर का इस्तेमाल सब कोई कर लेता है जी सर, प्रैक्टिकल करते हैं ना, डेली कम से कम 10 से 15 मिनट आप टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करें, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड बनी रहेगी, आपका हाथ कीबोर्ड पे सेट है। बाकी सब जो प्रैक्टिकल हम बताते हैं वो आप कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ सिस्टम का प्रैक्टिकल देखते हैं कि सिस्टम में हमको प्रैक्टिकल कैसे करना है। देखिए
देखो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10, और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम लोग को ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं। इसको ध्यान से देखिए, इनका प्रैक्टिकल हम आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए समझिए। देखिए आज का पहला प्रैक्टिकल हमारा है हाउ टू चेंज आइकन ऑफ एनी फोल्डर। हम किसी फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज करेंगे। बस मैं फोल्डर बनाना आपको पता है, सबको पता है फोल्डर क्या होता है। क्यों सबको पता है फोल्डर क्या है? नहीं पता है। फोल्डर ऐसे कंटेनर होते हैं जो फाइलों को अपने भीतर रखते हैं। तो डेटा को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग फोल्डर बनाते हैं। जैसे मान लो, देखो फोल्डर कैसे बनाए तो उसके पीछे का लॉजिक देखिए। जैसे मान लो कि आपको अपनी पढ़ाई का मटेरियल व्यवस्थित करके रखना है, तो आपने क्या किया, राइट क्लिक किया और न्यू पे आ गए, और न्यू पे आने के बाद एक फोल्डर बना लिया आपने, और फोल्डर का नाम दे दिया स्टडी। ठीक है, व्यवस्थित देखो कैसे रखते हैं आप लोग, इसका प्रैक्टिकल घर पे भी करते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। आपने स्टडी नाम का एक फोल्डर बना दिया, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, फिर आप राइट क्लिक किए और न्यू पे आ गए, और न्यू पे आने के बाद आपने फिर एक फोल्डर बना दिया। जैसे आपने बना दिया हिंदी, तो हिंदी के जितने भी कंटेंट होंगे आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आपने एक फोल्डर बना दिया इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इंग्लिश का नोट्स वगैरह होगा वो सब आप यहाँ पे रखेंगे। आप मैथ्स की पढ़ाई करते हैं तो आपने एक फोल्डर बना दिया मैथ्स का, इसको आपने यहाँ बना दिया। हिस्ट्री का, ऐसे क्या कर रहा है, डेटा आपका क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। अब इंग्लिश के भीतर आपको कई सारी चीजें रखनी है, जैसे इंग्लिश के नोट्स आपको अलग रखने हैं, तो आपने एक फोल्डर बना दिया क्या, नोट्स के नाम से। तो फोल्डर बनाने का यही फायदा होता है कि डेटा को प्रॉपर मैनेज करके रखते हैं। और कहीं पे भी फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की होती है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। नोट्स आपको बना लिया, आपको क्वेश्चंस वगैरह स्टोर करना है तो आपने बना दिया यहाँ पर क्विज। इस इंग्लिश का क्विज आप इसके भीतर रख सकते हैं। इसके भीतर अगर आपको प्रेजेंटेशन इस्तेमाल बनाना है तो आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन का अलग बना दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या किया, एक फोल्डर के भीतर दूसरे फोल्डर्स आपने बना दिए। उस फोल्डर के भीतर फिर और फोल्डर बना सकते हैं। इससे क्या होता है, डेटा आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। बस में आ रहा ना भाई, जिन चीजों की इस्तेमाल आपको बार बार जरूरत पड़ती है, फोन आ रहा है जा बात कर लो ना, जिन चीजों का इस्तेमाल आपको बार बार करना होता है आप उसको अलमारी के ऊपर रखते हैं। जिन चीजों का इस्तेमाल आपको बहुत कम करना होता है उसको अलमारी के भीतर रखते हैं। जिनका इस्तेमाल कभी नहीं करना उसको बक्से के भीतर रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? तो वही चीज, तो जहां पे जैसी जरूरत पड़ती है आप वैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। अब फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की हमारा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन। कहीं पर भी फोल्डर बनाना है तो आप पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट और फिर एन बटन दबाएंगे, एक फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहां से इसको दे सकते हैं। एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, एन फॉर नैनीताल वाला, हाँ नहीं एम नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन, एन फॉर नोज। ठीक है, तो हमें राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं, यहां से फोल्डर बना सकते हैं। या दूसरा तरीका है आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के साथ एन दबाएं, तो ये भी फोल्डर आपका बन जाएगा। यहाँ फोल्डर का एक आप नाम दे देंगे, जो नाम देना चाहें आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट कीज। हाँ, अब इसका आइकन कैसे, देखो नॉर्मली जो फोल्डर्स बनते हैं उनके कुछ आइकन इस तरीके से दिखते हैं, लेकिन अगर किसी फोल्डर का आइकन आपको बदलना है ना, आप स्टडी का आइकन बदलना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए, चले जाइए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है देखो शेयरिंग का ऑप्शन है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज टैब में सबसे नीचे आपको मिलेगा चेंज आइकन। चेंज आइकन पे आपने क्लिक कर दिया। चूंकि देखो ये चीज पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके देखिए, अगर आपको कहीं बुक्स वगैरह मिल जाए तो आप इसको लगा देंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा पढ़ाई का मटेरियल है या पढ़ाई के आइकन है। आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करके देखिए,
ठीक है। और यहाँ पे अपनी पसंद का भी आइकन अपलोड कर सकते हैं, वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन कुछ रेडीमेड चीजें हैं जिनको आप स्क्रॉल करके देख लीजिए इसमें कौन कौन से आइकन है, और जो आइकन आपको लग रहा है कि नहीं ये आइकन हमारे इसके लिए सुटेबल है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उन आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आप इसको स्क्रॉल करते हुए जाओ, आपको जो आइकन अच्छा लगे, जो आइकन बेटर लगे इसके लिए, वो आइकन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या कोई बुक या नोट्स टाइप का कोई आइकन दिख रहा है आपको? हाँ, कौन पेज? पन्ना वाला पेज? तो कहाँ तुमको पेज दिख रहा है कहीं? ये सब? अच्छा, उसके ऊपर ये लेफ्ट में ये सब? हाँ तो ठीक है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आइकन सुटेबल लगे अपनी सुविधा के अनुसार आप उस आइकन को लगा। जैसे मान लो हमें ये आइकन लगाना था, हमने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया। देखो इसका आइकन अब चेंज हो गया। तो राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, एंड यहाँ से जाना है चेंज आइकन। और चेंज आइकन पे जाने के बाद जो आइकन आपको बेटर लग रहा है वो आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ढेर सारा आइकन है। जैसे मान लो ये, हाँ क्या चीज? नहीं, उसको डाउनलोड करके यहाँ ला सकते हैं, लेकिन ऐसे सर्च नहीं कर सकते हैं। इमेजेस को हम यहाँ पे डाउनलोड करके ला सकते हैं। कैसे लाएंगे हम बता रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अप्लाई कर देंगे, तो इसका आइकन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर रिस्टोर डिफॉल्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया तो ये डिफॉल्ट आइकन इसका उठा लेगा। और जैसे चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे, जो आइकन आपको सही लग रहा है आप उस आइकन को सेलेक्ट करके ओके करिए, अप्लाई करके क्लोज कर दीजिए। इसका आइकन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसका भी आइकन आप बदलना चाहेंगे उसका आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस में किसी फोल्डर का आइकन बदलना है, फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज आइकन, यहाँ पे जाइए। अगर इनमें से आपको नहीं मिल रहा है तो ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज में पूछेगा कहाँ पर है, हमने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी आइकन की फाइल होंगी वो सब हमें यहाँ पे दिखाने लगेगी। क्या चीज? लगा के ट्राई कर ले रहे हैं। जैसे मान लो ये फोटो हम लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिए। ये बोल रहा है देखो यहाँ पे ये जो फोटो है उसमें कुछ एरर है ना, सी यूजर GIT डेस्कटॉप डाउनलोड 3 GIF कंटेन नो आइकन, इसके भीतर कोई नहीं है। तो जो आइकन की फाइल होंगी उन्हीं को केवल लगा सकते हैं। अब आइकन की फाइल कहाँ मिलेगी वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्राउज से भी आप कर सकते हैं। चेंज आइकन पे जाइए, ब्राउज पर जाइए, और ब्राउज पे जाने के बाद जिनको आप आइकन के रूप में लगाना चाहते हैं उन आइकन को आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आइकन की फाइल होना आपके पास जरूरी है। सिस्टम में कुछ आइकन की फाइल पहले से दे रखा है। ठीक है, सिस्टम में कुछ आइकन की फाइल पहले से दे रखा है। यहाँ जो आइकन आपको पसंद आ रहा है उन आइकन को आप सेलेक्ट करके ओके करिए, ओके करने के बाद अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद क्लोज कर देंगे तो इस आइकन का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सर तो आइकन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहले आइकन चेंज करना आ गया, आइकन चेंज कर लेंगे ना। ठीक है, किसी फोल्डर का आइकन आपको बदलना है, आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में आने कस्टमाइज में जाइए, और यहाँ चेंज आइकन पे जाइए, और जो आइकन आपको लगाना है उसको सेलेक्ट करके ओके करिए, अप्लाई करिए, आपका आइकन यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, ये हो गया आइकन सेट करना। अब अगला क्वेश्चन होता है आइकन की नई फाइल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं ना। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, इसको हम कल आपको डेट में बता देंगे ना, क्योंकि अभी उसको बताने लगेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट लगेगा। तो ये प्रैक्टिकल कर लेंगे आप लोग ना, आइकन को चेंज कैसे कर सकते हैं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू शो हाइड आइकन ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के आइकन को हम शो कैसे करा सकते हैं और हाइड कैसे करा सकते हैं, उसके बारे में आपको देखना है। देखिए ये डेस्कटॉप इतने ढेर सारे आइकन आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब आइकन है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, व्यू पे जाएं, और यहाँ के आसान आता शो डेस्कटॉप आइकन, आप यहाँ पे क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे इस ऑप्शन को हटाया सारे आइकन गायब। तो आइकन को हाइड करने का यही तरीका है।
आपको राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, और जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा देंगे तो सारा आइकन क्या हो जाएगा, लिखा है शो डेस्कटॉप आइकन, उसको आपने हटा दिया तो डेस्कटॉप के आइकन को क्या करेगा, शो नहीं करेगा, और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। तो डेस्कटॉप के आइकन को अगर शो और हाइड करना है तो व्यू में जाइए, व्यू में आने के बाद यहां से आप इसको शो और हाइड कर सकते हैं। बात समझ आया? तो यहाँ से डेस्कटॉप के आइकन को आप शो और हाइड कर सकते हैं। एक को भी हाइड करना हम बताएंगे आगे, पहले ये सबके लिए है ना, एक एक आइकन को भी हाइड करना हम लोग सीखेंगे। फिर हाउ टू अरेंज डेस्कटॉप आइकन ऑटोमेटिक, हम डेस्कटॉप के आइकन को ऑटोमेटिक कैसे अरेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अभी इस आइकन को हमने यहाँ पे किया, लेकिन ये देखो ऑटोमेटिक वापस जाके सेट हो गया। और सपोज करो अगर हमने व्यू में गए और यहाँ पे ऑटो अरेंज वाले ऑप्शन को हटा दिया, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे तो जिस आइकन को आप जहां पे रख देंगे वहीं पे क्या हो जाएगा, पड़ा रहेगा। इससे क्या लगेगा, इससे आपको लगेगा कि सब बड़ा क्या है, अव्यवस्थित है, सब चीजें क्या है, बिखरी हुई। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाए तो आप राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज का। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे फाइलें ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगी। उसके बाद चौथा जो प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू चेंज आइकन साइज ऑफ डेस्कटॉप। आइकन का साइज कैसे आप चेंज करेंगे, उसका भी यहाँ तरीका दे रखा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप चले जाइए व्यू में, लार्ज आइकन। जैसे लार्ज आइकन पे करेंगे खूब बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, दिख रहा ना। राइट क्लिक करिए, व्यू पे आइए, स्मॉल आइकन, ये थोड़ा सा छोटा साइज हो जाएगा। और राइट क्लिक करिए, व्यू पे आइए, और व्यू पे आने के बाद स्मॉल आइकन, ये छोटा छोटा हो जाएगा। तो साइज के 3 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। व्यू पे जाइए, लार्ज में करेंगे बड़ा हो जाएगा, राइट क्लिक किया, व्यू में गए, इस मीडियम कर दिए तो छोटा हो गया, राइट क्लिक किए, व्यू के क्या स्मॉल कर दिए तो छोटा हो गया। इस तरह डेस्कटॉप के आइकन की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है अलाइन आइकन इनटू ग्रिड। ग्रिड में अलाइन करने का फायदा ये मिलता है कि जितने भी आइकन होते हैं सब आइकन आपको लाइन से दिखाई देते हैं। जैसे देखो ए बी के जस्ट नीचे 10.2, फिर उसके जस्ट नीचे तो एक सीध में दिख रहे हैं ना, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या एक लाइन में है, ये देखिए इन्हें बोला था ग्रिड। ठीक, तो अगर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ गए व्यू, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन आइकन टू ग्रिड। अगर इस ऑप्शन को आपने हटा दिया उसका डीमेरिट क्या होगा, उसका फायदा ये मिलेगा किसी को भी आइकन को आप किसी के ऊपर आप ओवरलैप कर सकते हैं। देखो राइट क्लिक किया, हम व्यू में आ गए, और यहाँ पे देखो ऑटो अरेंज वाले ऑप्शन को भी हमने क्या किया, हटा दिया। अब देखो ये देखो एक आइकन के ऊपर भी दूसरे आइकन के ऊपर तीसरा आइकन, ये सब क्या हो जा रहे हैं, ओवरलैप होते चले जा रहे हैं, चेंज हो रहा है ना, ये ओवरलैप हो जा रहा है। एक आइकन के ऊपर भी हम दूसरे आइकन को लगा सकते हैं, ये देखिए उस आइकन के बगल में तीसरा लगा सकते हैं, उसके बगल में चौथा लगा सकते हैं। तो ये इसका जो है एक डिमेरिट है। तब ये किसी क्रम से नहीं रहेंगे, आप इसको कहीं पे बीच में रख दिए, देखिए 2 आइकन के बीच में रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, ये मतलब अनअरेंज हो जाएंगे ऐसे ऐसे। देखिए देख रहे हैं ना, इनका कोई अरेंजमेंट है नहीं है। लेकिन जब हम राइट क्लिक करेंगे और व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन कर देते हैं आइकन अलाइन इन टू ग्रिड, तो ये देखो सब लाइन से हो जाएंगे। अभी भी ये व्यवस्थित नहीं हुए, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, ऑटो अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएगा। अब आइकन को देखने का एक और तरीका है। फिर उसके बाद है आइकन सॉर्ट बाय नेम, बाय साइज, बाय आइटम टाइप। हम सॉर्टिंग कर सकते हैं आइटम की। हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय, और हमने कर दिया नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएगा। देखो सारे कंप्यूटर के हमारे आइकन आ गए। उसके बाद देखो सी वाले सारे एक साथ आ गए, फिर जी वाले आ गए, एल वाले, तो ये बाय नेम सॉर्ट हो जाते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि टाइप के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, एक तरीके का आइकन एक साथ दिखाई दे, हम टाइप वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो नोटपैड की 4 फाइलें थी, चारों एक साथ आ गई। एप्लीकेशन की 4 फाइलें थी, ये सब एक साथ आ गई ना। ये पीडीएफ की फाइलें थी, ये सब एक साथ आ गई, तो टाइप के हिसाब से सॉर्ट हो गया। यहीं पे हम सॉर्ट बाय साइज भी कर सकते हैं, तो ये साइज के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। सबसे छोटी फाइल, उससे बड़ी फाइल, उससे बड़ी फाइल, ये क्या है, टाइप के हिसाब से सॉर्ट होगा, साइज का साइज के हिसाब से, उस आइकन की साइज के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम जो है क्या करते हैं, हम डेट मॉडिफाइड
यानी कब उस फाइल को बनाया गया उसके हिसाब से भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड मतलब कब उस आइटम को बनाया गया या कब उस आइटम को मॉडिफाई किया गया उसके भी हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ सॉर्ट बाय नेम हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो लैब में आज आप लोगों को इतना प्रैक्टिकल करना है, इसको हम नोट करवा